दोस्तों, भारत सरकार ने 8वें पे कमीशन की इस चल रही चर्चाओं के बीच एक ऐसा नंबर इंट्रोड्यूस कर दिया है जो कि आप सभी को परेशान, हैरान, परेशान कर सकता है। वो नंबर क्या है? क्या वो नंबर बेसिक पे का है? क्या वो फिटमेंट फैक्टर का नंबर है? और साथ ही साथ ये सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, आप सबको बता दूं, आज की ये वीडियो उस नंबर के ऊपर बेस है जो कि भारत सरकार ने आप सभी के लिए लाकर खड़ा कर दिया है। और ये नंबर आप सभी को परेशान कर सकता है। जी हाँ, मैं सच बता रहा हूं। बेसिक पे कितना होगा वो इस नंबर से डिसाइड होगा। फिटमेंट फैक्टर कितना होगा वो भी इसी नंबर से डिवाइड जो आप सभी का डिसाइड होने वाला है। बेसिक रिवाइज कितना होगा, HRA, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, इसको TPT भी बोल सकते हैं आप, पेंशन सिक्योरिटी, एरियर और इन्फ्लेशन, और साथ ही साथ NPS OPS की भी बात करूंगा। तो यानी कि छोटी वीडियो और सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आप सबको मिलने वाले हैं। दोस्तों, थोड़ा सा वक्त निकालकर इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज की डेट में लगभग 37 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और 70 लाख से ज्यादा पेंशन है। अगर सैलरी स्ट्रक्चर बदलता है तो इन सभी लोगों के हाउस होल्ड बजट, इकोनॉमी पर पूरा का पूरा फर्क पड़ेगा। एम्प्लॉय की अगर परचेजिंग पावर बढ़ती है तो वो खर्च भी करता है, जिससे डिमांड बढ़ती है, बिजनेस बढ़ता है और भारत की इकोनॉमी को भी फायदा होता है। तो यानी कि सरकार अगर सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करती है, सैलरी को बढ़ाती है, तो ना केवल उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बल्कि इससे इकोनॉमी को भी फायदा होगा। दोस्तों, सबसे बड़ा अलर्ट आप सबको देना चाहता हूं कि फिटमेंट फैक्टर अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। जो दावे चल रहे हैं 2.5, 2.86, 3 या कुछ लोग 3.5 या 4.2 ये दावे भी कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। फाइनल फिगर अभी तक तय नहीं हुआ है। ठीक है, फिटमेंट फैक्टर की मांग अलग चीज है, गवर्नमेंट का फाइनल डिसीजन वो अलग बात है। यानी कि अभी तक कुछ भी इसके बारे में डिसीजन नहीं हुआ है। 8वां पे कमीशन लागू कब होगा, सवाल आता है। दोस्तों, बहुत बड़ा सवाल है। प्रोसेस क्या है? कंसल्टेशन, रिकमेंडेशन, उसके बाद रिपोर्ट, फिर गवर्नमेंट का कंसिडरेशन और फिर इम्प्लीमेंटेशन। ये सारी की सारी चीजें होनी है। और अभी हाल फिलहाल में केवल और केवल कंसल्टेशन वाला चीज चल रही है। इसके बाद रिकमेंडेशन होगी, रिपोर्ट आएंगी, और यानी कि 2027 के आसपास ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है। एग्जैक्ट डेट अगर मैं आप सबको बताऊं तो जुलाई 2027 के आसपास आप सभी को ये सारा का सारा फिटमेंट फैक्टर वाला बवाल, 8वें पे कमीशन के बारे में जितने भी बवाल चल रहे हैं सारे सुलझ जाएंगे। और ऐसा हो सकता है कि आप सभी के खातों में पैसे जुलाई 2027 से आने लगे। एरियर की कैलकुलेशन पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करने की जरूरत है। रिवाइज सैलरी कितनी होगी, इफेक्टिव डेट कितनी होगी, एक्चुअल इंप्लीमेंट बाद में होगा, लेकिन हाल फिलहाल में बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं, तो इन लोगों की चर्चाओं से बचें। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बताने वाला हूं उस पर जरूर चर्चा करें, उस पर जरूर सोचें, उसके बारे में जरूर ध्यान दें। दोस्तों, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.0 हुआ, 2.5 हुआ, 2.86 हुआ, तो सैलरी कितनी बढ़ेगी? आपको छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आपकी बेसिक सैलरी आज 100 रुपए है, डीए जो कि 60% चल रहा है, मैं 58 से उदाहरण ले रहा हूं, और डीए अगर 58% है तो 58 रुपए आप डीए ले रहे हैं। अगर यहां पर इसके अंदर दो की गुना करें तो 316 होता है, यानी कि फिटमेंट फैक्टर 3.16 होता है। ये जो चीज है 3.16, ये पॉसिबल है। सरकार से सीधा सवाल ये है कि सरकार क्या 3.16 हमें फिटमेंट फैक्टर दे सकती है? अब बात होती है सैलरी डबल करने की, सैलरी डबल करने की। अगर 2.0 फिटमेंट फैक्टर रहता है तो आप सबकी जो बेसिक है 100 से 200 होगी। समझ रहे हो? आप समझने की जरूरत है। अगर आपकी 100 रुपए बेसिक है और 158 रुपए तो आपकी बेसिक केवल तब हो जाएगी अगर डीए ही मर्ज कर दिया जाए। हालांकि उस टाइम तक मेरे हिसाब से डीए 70% तक हो सकता है, इससे भी ज्यादा, यानी कि 170 तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। केवल 30 पॉइंट ही सरकार को बढ़ाने हैं, तो 2.0 सरकार दे देगी। ये तो बहुत आसान है सरकार के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी और आप सबके लिए काफी महत्वपूर्ण वो नंबर जो कि आप सब जानना चाहते हैं। 7वें पे कमीशन का एक एग्जांपल लेता हूं। 2.57 उस टाइम पर फिटमेंट फैक्टर रहा।
तो हर एक एम्प्लॉय की जो बेसिक सैलरी है, जो 100 रुपए ले रहा था, वो सीधा 257 रुपए लेने लगा। यानी कि बेसिक सैलरी के अंदर 157% की बढ़ोतरी वहीं पर आ गई। ठीक है। अब इसमें आप डीए भी देखना, उस टाइम पर डीए 100% से ऊपर था, तो सरकार ने बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया, फिर भी आपकी सैलरी के अंदर 10 से 15 हजार का इजाफा जरूर हुआ होगा। बात करते हैं सैलरी के बाद अब एचआरए कितना बढ़ेगा। अगर बेसिक पे बढ़ती है तो एचआरए भी बढ़ेगा। अलग अलग शहरों के लिए, जैसे दिल्ली है, नोएडा है, कोई छोटा शहर है, कोई रूरल एरिया, इनके लिए अलग अलग चीजें होती हैं। आपकी बेसिक पे मान लो अगर 1 लाख हो जाती है और एचआरए 30% मिलता है, तो 30 हजार रुपये एचआरए मिलेगा। ये 30 हजार दिल्ली के लिए है, और मेरे हिसाब से बिल्कुल सही होगा। 1 लाख आपकी बेसिक होनी चाहिए, और तभी आपको 30 हजार रुपये दिल्ली के एचआरए का फायदा मिलेगा। अगर आप 10% वाले एरिया में आते हैं तो मात्र आपको 10 हजार रुपये ही मिलने वाले हैं, क्योंकि एचआरए का जो कैलकुलेशन है वो 3 हिसाब से होता है, XYZ। 30%, 20%, 10%। 90% लोग 10% एचआरए लेते हैं, यानी कि 10 हजार रुपये एचआरए आपको मिलेगा, तो मेरे हिसाब से ठीक ही है, गलत नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस यानी कि इसको हम टीपीटी भी बोल देते हैं, ये 9 हजार क्या हो सकता है। दोस्तों, आज पेट्रोल महंगा हो गया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट महंगा, मेट्रो कैब का खर्च डेली जो कम्यूटिंग कॉस्ट है वो भी बढ़ रहा है, तो एग्जिस्टिंग जो टीए है वो 9 हजार का टीए प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसा हो सकता है, और ये होने से आप सबको काफी लाभ हो सकता है। दोस्तों, अभी मैं आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैं उस नंबर के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। करूंगा दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, लेकिन काफी सारे सवाल जो आपके थे वो भी मुझे कवर करने हैं, इसलिए इन पर भी मुझे आना बेहद जरूरी है। एनपीएस और ओपीएस, दोस्तों आप सब जानते हैं, एनपीएस सैलरी की जरूरत तो है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद एक सिक्योरिटी भी चाहिए। ऐसे में एनपीएस के अंदर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, मार्केट सेलिंग की इन्वेस्टमेंट होता है, कॉर्पस भी मार्केट परफॉर्मेंस के ऊपर काम करता है, यानी कि इसके अंदर कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। ऐसे में ओपीएस एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। रिटायरमेंट के बाद डिफाइंड पेंशन की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी, सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी, एक सीएपीएफ का जवान जो कि अपनी पूरी उम्र, अपनी पूरी जवानी भारत देश को दे रहा है, तो उसको ये फायदा मिलना चाहिए। एनपीएस ओपीएस की लड़ाई एक पैशन मॉडल में होनी चाहिए, एम्प्लॉयज को प्रैक्टिकल और एक डिग्निफाइड रिटायरमेंट इनकम मिलनी चाहिए। सरकार को इसके लिए सिस्टम, चाहे तो कुछ भी सिस्टम बनाए, अदरवाइज ओपीएस दे, मेरा तो मानना ही है। अब बात करते हैं वही मिनिमम बेसिक पे की। दोस्तों, आज से पहले जो हम 7वें पे कमीशन में जी रहे हैं, उसमें आपकी जो मिनिमम बेसिक पे है वो 18 हजार रुपए है। ठीक है। तो आप 18 हजार रुपये मिनिमम बेसिक सैलरी वाले क्राइटेरिया के अंदर आप लोग जी रहे हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा नंबर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, और आप सबको ये जानकर थोड़ा सा झटका लग सकता है कि सरकार मिनिमम बेसिक पे 32 हजार से लेकर 33 हजार रुपए कर सकती है। यानी कि जो फिटमेंट फैक्टर की बातें चल रही हैं, 3.0, 3.2, 4.1, वो सारे झूठ हो सकते हैं। आप सबका जो फिटमेंट फैक्टर इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, 2.0 भी नहीं हो रहा है। सीधी सी बात है दोस्तों, सरकार ने ये नंबर हाल फिलहाल में अप्रूव नहीं किया है, लेकिन इन नंबरों पर चर्चा चल रही है। यानी कि आप सबके लिए जो ये नंबर है 1.7 या 1.8 का फिटमेंट फैक्टर यहां पर लागू हो सकता है। ये गवर्नमेंट का फिगर नहीं है, ये फाइनल फिगर नहीं है, ये प्रपोजल और डिमांड के रूप में समझाना है। ये प्रपोजल और इस प्रकार की बातें चल रही हैं, चर्चाओं में है, नंबर बेहद खास है। अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आपकी बेसिक पे जो भी चल रही हो, मैं आपको उदाहरण देता हूं, 100 रुपए आपकी बेसिक पे चल रही है, और प्लस आपका डीए मेरे हिसाब से उस टाइम तक 70% हो जाएगा। यानी कि फिटमेंट फैक्टर 1.70 ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब सरकार या तो यही या इसमें थोड़ा सा बढ़ाकर 1.80 का फिटमेंट फैक्टर क्या देने के फिराक में है। अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल अन्याय होगा। आप सभी की सैलरी में 2 से 7 हजार का फायदा केवल और केवल होगा, अगर ऐसा होता है तो। दोस्तों, इस वीडियो को अदरवाइज बिल्कुल नहीं लेना।
हाल फिलहाल में ये नंबर का प्रपोजल काफी जोरों शोरों पर है, चर्चाओं में है, इसलिए मेरा आप सबको बताना बेहद जरूरी था। ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ऐसा मेरा मानना है, और कुछ भी अपडेट इन नंबर्स के बारे में आता है तो मैं आप सबको जरूर बताता हूं। तो इस वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि ये नंबर ऐसा है जो कि आपको परेशान कर सकता है। आप सब सभी के मैक्सिमम सवालों के जवाब मैंने आज की इस वीडियो में दिए। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, और दोस्तों साथ ही साथ सारे बड़े मुद्दे मैं इस चैनल पर उठाता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।